अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है जी, दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, एक तो ये कि कल जब आप आए तो अब आपने ना कॉपियर से वो इन्वेंट्री के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो लेते आइएगा। क्वेश्चन आंसर है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चन आंसर हैं, वो कॉपियर से लेते आइएगा। जी है क्या चीज़? इससे भी लाइक समझना चाहिए कि लाइक इससे हमारा काम चलता है। और अगर जब वाला सवाल, अच्छा, इस कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछ रही है, इस कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछ रहा है। हाँ तो फिर अभी क्लास के बाद पूछ लीजिए। अच्छा, चूंकि मैंने अब ऑफिशियली अब कॉस्ट का सिलेबस से स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो पहले करा रहा था वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से एक दो सवाल लोगों ने पूछे थे, वो मैं बाकियों से भी शेयर कर लेता हूँ। एक सवाल ये पूछा था कि ये जो प्लांट मशीनरी की फ्यूल है, फ्यूल पावर, ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? वेरिएबल है। तो स्टूडेंट ने पूछा ये था कि ये डायरेक्ट क्यों नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसमें लगने वाला पावर, ये डायरेक्ट क्यों नहीं है? अच्छा देखें, डायरेक्ट की बात दोबारा सुने। डायरेक्ट कॉस्ट वो नहीं है जो उस प्रोडक्ट का हिस्सा बन रही है। ये तो डायरेक्ट मटेरियल की मैंने पहचान बताई थी कि वो मटेरियल जो प्रोडक्ट के हिस्सा बन रहा है, वो मैंने डायरेक्ट मटेरियल की टिप बताई थी। वरना वर्कर क्या साथ जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट के, वो भी तो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रहा। डायरेक्ट कॉस्ट मैंने बताई थी कि प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए जो खर्चा बड़े आराम से मुकम्मल तौर पे फुली ट्रेस हो सकता है कि एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा, वो डायरेक्ट है। और उसकी दो ही मिसालें हैं एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर। नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ये दो ही मिसालें हैं, वरना और कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के हो सकता है प्रोडक्ट्स होते हो जिसमें मटेरियल और लेबर के अलावा भी कुछ डायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है जो स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड डिजाइन के घर बना बना के बेचता है, तो उस घर में लगने वाला मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, वो मजदूर जो उस घर के लिए काम कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर। कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं जो पता हो कि एक घर के लिए कितने लगते हैं। जैसे हो सकता है कि नक्शा बनाने वाले को पर घर कुछ पैसे देने पड़ते हो, घर का नक्शा पास कराने के लिए पर घर कुछ पैसे अथॉरिटी को देने पड़ते हो। ये मटेरियल है, ये लेबर है नहीं, लेकिन पता है ना एक घर के लिए कितना, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। लेकिन एक आम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपके लेवल पे जो सवाल होंगे उनमें नॉर्मली दो ही होंगे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट मटेरियल की पहचान बताई थी मैंने कि जो प्रोडक्ट में फिजिकली साथ मौजूद है, ये डायरेक्ट मटेरियल की पहचान थी। डायरेक्ट लेबर थोड़ी फिजिकली साथ लगा हुआ। असल कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्ट कॉस्ट का? कि जो एक यूनिट बनाने से इतना डायरेक्टली लिंक है कि पता है एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा, जिसका पता है वो डायरेक्ट कॉस्ट है।
और पता लगने के लिए मैंने एक बात बोली थी कि अगर हम फैक्ट्री के रेंट को पर यूनिट करना चाहें तो कैलकुलेटर तो मना नहीं करेगा ना। कैलकुलेटर से पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? टोटल रेंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो वो तो कह देगा पर यूनिट 20 रुपए रेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट बनाते हैं तो 20 रुपए का रेंट पड़ जाता है, मजीद एक और बनाएंगे तो एक और रेंट पड़ जाएगा। नहीं, ये नहीं है डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो एक यूनिट बनाने से इतनी डायरेक्टली लिंक है कि एक यूनिट बनेगा तो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, नहीं बनेगा तो नहीं लगेगी। अब रही बात कि मशीनरी की पावर, मशीनरी का फ्यूल डायरेक्ट कॉस्ट क्यों नहीं है? एक गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, सॉरी वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? अगर गाड़ी में एक सवारी बैठी होगी तो लेट से गाड़ी में एक टूर के लिए 10 लीटर पेट्रोल लग रहा है। एक गाड़ी में एक सवारी होगी तो एक टूर के लिए हो सकता है 10 लीटर पेट्रोल लगता हो। तो 2 सवारियां बैठेंगी तो 20 लीटर हो जाएगा, 3 बैठेंगे तो 30 हो जाएगा। क्या हर एक यूनिट बढ़ाने से फ्यूल अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा? नहीं। तो मशीन में एक यूनिट बन रहा है, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, फ्यूल मशीन चलने के लिए लग रहा है, यूनिट नहीं पेट्रोल खा रहा। मशीन चलेगी चाहे 5 यूनिट बन रहे हो, चाहे 6 बन रहे हो, चाहे 7 बन रहे हो, मशीन चलेगी तो वो फ्यूल खाएगी। एक यूनिट बनाने के लिए इतना फ्यूल नहीं। अगर मशीन 10 घंटे चल रही है तो उस 10 घंटे में चाहे उससे 200 यूनिट्स बनाए चाहे 210 यूनिट्स बनाए, फ्यूल क्या लगेगा? 10 घंटे चलने का फ्यूल लगेगा। तो क्या फ्यूल मशीन जो खा रही होगी, क्या एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकता है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना? क्या वाकई वो एक यूनिट बनाने पे लगने वाला फ्यूल है? नहीं। तो फ्यूल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपको मैं बल्कि एक नसीहत है, ये मैं बाद में करता हूं। एक टिप और बतानी थी जिन लोगों को वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पहचानने में मसला हो रहा है ना, उनको एक टिप बताता हूं कि आप कैसे फैसला करेंगे कि फलानी कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स। तो उसके लिए एक टिप बता रहा हूं। टिप ये है कि आप टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी 2 लाख पर मंथ, टोटल सैलरी फॉर द ईयर कैसे निकालूं? 2 लाख इंटू 12। इस फार्मूले में, किस फार्मूले में? 2 लाख इंटू 12। इसमें कहीं यूनिट्स आए, कहीं आवर्स आए, तो फिर ये फिक्स कॉस्ट है। एक और मिसाल, गाड़ी के ड्राइवर की सैलरी 15,000 पर मंथ, टोटल सैलरी फॉर द ईयर कैसे निकालूं? 15,000 इंटू, इसमें कहीं किलोमीटर आए तो फिर ये फिक्स्ड है। गाड़ी का फ्यूल 50 रुपए पर किलोमीटर, टोटल तक पहुंचना है, कैसे पहुंचूं? 50 रुपए इंटू किलोमीटर यूज ड्यूरिंग द ईयर। किलोमीटर आ गए इसमें, ये वेरिएबल है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20% ऑफ कॉस्ट। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 20%। इसमें कहीं किलोमीटर, आवर्स, यूनिट्स आए तो फिर ये फिक्स कॉस्ट है। एसेट्स की इंश्योरेंस है 50,000 रुपए पर मंथ, टोटल इंश्योरेंस फॉर द ईयर 50,000 इंटू, इसमें कहीं आवर्स, यूनिट्स आ रहे हैं तो फिर ये क्या है? फिक्स्ड है। वर्कर की वेजेस 500 रुपए पर आवर, 500 रुपए पर आवर, टोटल वेजेस फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे? 500 रुपए इंटू नंबर ऑफ आवर्स, आ गए आवर्स, यूनिट्स वगैरह, तो फिर ये वेरिएबल है। पैकिंग मटेरियल 40 रुपए पर यूनिट, टोटल फॉर द ईयर कैसे निकालें? 40 रुपए इंटू जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो फिर वेरिएबल हो गई। ऊपर से गई है टिप, को टिप समझ आई? भाई ये एक टिप है, अगर आप वेरिएबल और फिक्स पहचानना चाहें तो एक टिप बताइए। मैं बस ज़बानी याद हो गई, बस हो गई ज़बानी याद।
क्या जी? अच्छा, एक सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स कॉस्ट में फर्क बता दें। तो फर्क ही फर्क है। स्टेप फिक्स कॉस्ट ही होती है, इसमें इसका ताल्लुक फॉर द ईयर कैलकुलेट करने से। अच्छा, स्टेप कॉस्ट है सुपरवाइजर की सैलरी हर 20 वर्कर्स के लिए एक सुपरवाइजर रखना है। कभी किसी साल में अगर वर्कर्स 20 से ऊपर बढ़ गए तो एक सुपरवाइजर और रखना पड़ेगा। सुपरवाइजर की सैलरी टोटल फॉर द ईयर निकालनी है, कैसे कैलकुलेट होगी? सुपरवाइजर की सैलरी मल्टीप्लाई बाय, किधर आए इसमें नंबर यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स आए कहीं? तो फिर ये क्या है? फिक्स्ड है। स्टेप है चाहे नहीं है, सादी फिक्स्ड है या स्टेप फिक्स्ड है ये फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल वो होती है जिसमें थोड़ा सा पोर्शन फिक्स्ड का है और बाकी कुछ ना कुछ किसी एक्टिविटी से भी लिंक कर रहा है। जैसे सेल्समैन को हम पैसे दे रहे हैं 25,000 रुपए पर मंथ प्लस 5 रुपए पर यूनिट सोल्ड, तो जो उसको 25,000 पर मंथ दे रहे हैं, यूनिट्स बेचे चाहे ना बेचे, 25,000 पर मंथ दे रहे हैं, ये फिक्स्ड है पोर्शन, प्लस जो 5 रुपए पर यूनिट दे रहे हैं ये वेरिएबल पोर्शन है। तो इस सेल्समैन की टोटल अमाउंट को मिला के एक सेमी वेरिएबल खर्चा बोला जाएगा। तो एक मैंने आपको वेरिएबल और फिक्स का एक टिप बताई है। क्या टिप बताई है? जिस आइटम के बारे में भी सोचना है, आप देखिए उसका टोटल फॉर द ईयर एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करें, उसको कैलकुलेट करके देख लें। अगर उसमें कहीं यूनिट्स, किलोमीटर, आवर्स इनका इस्तेमाल हो रहा है तो वेरिएबल है, नहीं हो रहा तो फिक्स्ड है। यार आपकी कुछ अजीब अजीब शक्लें देख के लग रहा है कुछ नहीं समझ आ रही मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने आपको टिप बताई है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट पहचानने की, कि आप किसी भी आइटम जिस पे फैसला कर रहे हैं, मैंने मिसालें दी हैं, 5-7 तो मिसालें दे दी हैं, इनका आप टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करके देखें। अगर उस टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करते हुए यूनिट्स, आवर्स, किलोमीटर्स ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर वेरिएबल है, और अगर नहीं तो फिक्स्ड है। ग्रुप में एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि जो ड्राइवर की सैलरी है, तो ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है, तो सर ने कहा था कि जो खर्चा कोर एक्टिविटी से लिंक है वो वेरिएबल होता है। तो गाड़ी की कोर एक्टिविटी क्या है? गाड़ी चलना। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसका मतलब वो कोर एक्टिविटी से लिंक है। मुझे ये कंफ्यूजन अच्छी लगी आपकी, मतलब मैंने अब जुमला बोला था तो आपने उससे रिलेट निकाला, तो इसलिए मैंने आपको जो टिप बताई है ना, इसको अप्लाई करके देखते हैं। टोटल ड्राइवर की सैलरी फॉर द ईयर कैसे निकालें? उसकी सैलरी इंटू 12। इस टोटल सैलरी फॉर द ईयर निकालने में कहीं गाड़ी का चलना इस्तेमाल हो रहा है? नहीं ना, तो ये फिक्स कॉस्ट। ये मतलब था मेरा कोर एक्टिविटी से लिंक होने का, कि उसकी कैलकुलेशन में एक्टिविटी का इस्तेमाल हो रहा है, ये मुराद है कोर एक्टिविटी से लिंक होने का। अच्छा, अब ये जो एक हफ्ता हो गया, गुजर गया, अब मैं आपको ना ऑफिशियली जो कॉस्ट का बाकायदा सिलेबस है मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी ज़रूरी नसीहतें सुन लें। वो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके इस वक्त के हालात के मुताबिक। अभी तक मैं जो आपको बता रहा था वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, वेरिएबल, फिक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। ये मैंने कुछ नाम लिए, इनके फार्मूले लिखे, इन पे काफी हद तक प्रैक्टिस की कोशिश कर ली। अगर इनके बारे में टूटा फूटा भी कुछ
रिटेन कर लिया तो मेरे लिए अभी बहुत है। जैसे आप लोगों ने जब जिंदगी में कभी अकाउंटिंग पढ़नी शुरू की थी तो आपके टीचर्स ने आपको डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स ये सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? तो जब आपको लेजर अकाउंट सिखाए थे कि डेबिट क्रेडिट साइड क्या होती है, फिर उसमें पोस्टिंग होती है, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, क्या उन इनिशियल 10-12 लेक्चर्स के अंदर आप उन टी अकाउंट्स की एक एक बारीकी को पक्की तरह हजम कर चुके हुए थे? नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे उनका बार बार इस्तेमाल होता रहा तो बेहतर हो गए ना कॉन्सेप्ट। जिस दिन आपको शुरू में डेबिट क्रेडिट सिखाया था उन पहले 10-12 लेक्चर्स के अंदर दुनिया की कोई एंट्री दे दी जाती आप कर लेते? नहीं। उसमें आपको सिर्फ अगर डेबिट क्रेडिट टूटा फूटा भी समझ आ गया था तो वो बेसिक टूल्स थे जिनको लेके आगे अकाउंटिंग सीखनी थी। तो बेटा इसी तरह से मैंने आपको ये जो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट सिखाई है ना, अगर आपको जितनी समझ आई है ये भी बहुत है। मैं समझता हूं कि अगर आपको इतनी इस हद तक भी समझ आ गई शाबाश। अगर इसमें कुछ कच्चा कच्चा रह गया तो ये मायूसी नहीं है कि पता नहीं कॉस्ट समझ ही नहीं आ रही। ये बेसिक चीजें थी जो समझ जितनी भी आ गई उन पे सब्र शुक्र करके आगे चले। इनको टेंशन लेके ना बैठे कि मैं चूंकि दुनिया के हर एक्सपेंस को वेरिएबल फिक्स में नहीं तोड़ पा रहा तो मैं फेल हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जितनी प्रैक्टिस कराई, जितने सवाल कराए, क्या सारे के सारे 100% बेकार कुछ भी समझ नहीं आया? कुछ कुछ मसले होंगे ना, जो संजीदा लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो बैठे ही सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करने और उन्हें उठ के चले जाने में उनकी बात नहीं कर रहा। जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, क्या बेटा बिल्कुल फारिग है जो पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं? काफी हद तक आ गए ना समझ? बस बहुत है, शाबाश इसके लिए। क्योंकि वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको मतलब है तो ये मेरे लिए एक थोड़ी सी शर्मिंदगी की बाइस, लेकिन आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, ये जो सवाल है ना, ये गाड़ी वाला जो मशहूर सवाल, वो गाड़ी वाला वेल मेंटेन्ड कार वाला, ये जिस अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था ना, उस अटेम्प्ट के ये पहली दफा इस तरह का कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था, वो टायर रिप्लेसमेंट वाला। इंक्लूडिंग मी ये 2016 जो भी लिखी हुई अटेम्प्ट, इंक्लूडिंग मी, मल्टीपल टीचर्स इंक्लूडिंग मी, इस सवाल को देखते साथ ही जो इस रिप्लेसमेंट के बारे में समझे थे वो स्टेप कॉस्ट समझे थे। यानी अगर आपको लग रहा है ना कि सर ने इसको वेरिएबल कह दिया है, हमें हजम नहीं हो पा रहा, मैं आपको बता रहा हूं इंक्लूडिंग मी ये इतना आसानी से हजम होने वाली वेरिएबल चीज नहीं थी। फिर जब डिस्कशन में इस पे गौर किया फिर पता चला नहीं ये स्टेप नहीं, वेरिएबल कॉस्ट है। आप इससे अंदाजा करिए कि अगर आपको ये स्टेप वाली वो जो उस टायर प्लेस इसी पे खपे ना सारे, तो अगर ये चीज पूरी तरह क्लियर नहीं हुई तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं इंक्लूडिंग मी, मल्टीपल टीचर्स को शुरू में धोखा स्टेप कॉस्ट ही लगी थी, तो ये इतनी सिंपल पॉइंट नहीं था ये। फिर भी अगर किसी को समझ आ गए वेरिएबल है तो जबरदस्त सलूट है आपके लिए। तो इन पॉइंट्स के अलावा अगर आप काफी हद तक भी, बल्कि क्या काफी हद तक क्या, अगर आप जितनी आइटम्स पढ़ी हैं उनमें से अगर आपको 60-70% तक 50% से ऊपर अगर क्लियर है ना वेरिएबल और फिक्स, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। इस पे खुश रहें आप, मायूस नहीं होना। ओके अच्छा, अब ये जो अभी तक कॉन्सेप्ट्स थे इनमें कुछ बच्चों को ये मसले हुए होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, इसका सवाल कैसे आएगा। अभी मैं आपको सवाल तक तो लेके ही नहीं गया कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने आपको इन 4-5 क्लासेस के अंदर, 5 क्लासेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। समझ आ गए जितने भी, बस ठीक है, अब हमने आगे चलना है। हाँ, जब जब मैं आपको ऑफिशियल टॉपिक्स पढ़ाता जाऊंगा, जैसे पिछली क्लास जब मैंने एंड की थी तो मैंने लिख के दिया था, वो आप 3 फॉर्मेट आपके सामने लिखे हुए थे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड था, कॉस्ट ऑफ सेल्स था, और मैंने आपसे कहा था कि इन्हीं सब के ऊपर अब हमने एक एक करके डिटेल से चैप्टर पढ़ना है। कहा था कि नहीं? अब जब बेटा हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, फिर देखेंगे कि सर सवाल किस तरह का आएगा, वो फिर की बात है।
और फिर उसका फॉर्मेट किस तरह का रखेंगे, ये तब की गाइडेंस है जब हम ऑफिशियली एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अभी तक के 5 लेक्चर्स में, इनफैक्ट 4 ही, क्योंकि पहले लेक्चर में तो गप्पे ही मारी थी, इन 4 लेक्चर्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने बिठाने की कोशिश की थी, दैट्स इट। उनको लेके अभी आपने फॉर्मेट्स पे परेशान नहीं होना कि सवाल किस तरह का आएगा, हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इन बातों की भी फिलहाल टेंशन नहीं है पहले 4 लेक्चर्स में। ओके अगली नसीहत, ये नसीहत कॉस्ट में मुझे बड़ी जरूरी लगती है, इसलिए पिछले कुछ 1-2 सेशन से मैंने ये बतानी शुरू कर दी है। एक कहानी, जब मैं एफएससी में था फर्स्ट ईयर में, तुम्हारी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में ना कहानी थी, उसके बाद तो सिलेबस चेंज हो गया, आप लोगों के लिए नहीं, वो नहीं होगी। फर्स्ट ईयर में एक कहानी थी, एफसी कॉलेज में पढ़ता था मैं, फर्स्ट फ्लाइट के नाम से। अच्छा, कहानी क्या थी? कहानी कुछ ये थी कि कहानी बनी हुई थी सीगल्स के ऊपर। सीगल्स होते हैं कुछ वो परिंदे होते हैं, समुद्री परिंदे होते हैं, और ये चट्टानों पे रहते हैं। एक सीगल फैमिली थी और उनमें जो एक छोटा बच्चा था, तो जानवरों में कुछ अरसे तक तो जो माँ है वो बच्चों को खाना उन तक पहुंचाती है। अब ये परिंदे हैं समुद्री, तो ये मछलियां खाते हैं। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि जो एक बच्चा था उसको अम्मा जी खाना चोची देती थी राह के हैं, तो जो बाकी बहन भाई थे वो आस्ता आस्ता खुद इस काबिल हो गए कि उड़ के नीचे जाके मछली शिकार करके खाना शुरू हो गए। अब वो जो परिंदा था जिसकी ये कहानी है, वो हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने एक दफा हिम्मत की उड़ने की, उससे उड़ने की हिम्मत हुई नहीं, वो डर गया। अब माँ थी तो माँ ने तो देखना ही था, तो माँ फिर उसको क्या किया कि माँ ने उसको खिलाना शुरू कर दिया। अब जब माँ ने देखा कि बाकी बहन भाई उड़ रहे हैं और वो नहीं उड़ रहा है, तो कहानी है, पता नहीं असल में जज्बात होंगे कि नहीं होंगे, बहरहाल कहानी है। तो माँ ने ये किया कि माँ अब मछली पकड़ के लाई और उसको खिलाने की बजाय उसके सामने बैठ के खाना शुरू हो गई। अच्छा, अब वो भूखा था तो वो देखा, अच्छा अम्मा मुझे भी देगी भी, अम्मा खा गई मछली अकेली। फिर उसके बाद दोबारा सीन हुआ कि माँ ने फिर मछली उसके सामने लाई, फिर खानी शुरू कर दी। अब वो जरा भूख में तड़प रहा है, वो आगे बढ़ा, माँ पीछे हो गई, वो और आगे बढ़ा, माँ और पीछे हो गई, माँ अकेले खा रही है मछलियां। अब जब उसकी भूख बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो अब उसने तो झपटना है। अब वो बच्चा जो है वो झपट रहा मछली के ऊपर, और माँ मछली लेके पीछे से पीछे से पीछे से पीछे होती जा रही है। अच्छा, अब बिल्कुल पहाड़ का एज आ गया। अब बच्चे की जो बेचैनी है वो बढ़ रही है, और बच्चा लपका है मछली की तरफ और माँ ऊपर उड़ गई। अब वो जो बच्चा है वो पहाड़ से नीचे। अच्छा, अब जो बच्चा पहाड़ से नीचे गिरा है तो है तो बहरहाल जितना मर्जी डर रहा है तो सही ना पर उसके। अब जब उसको लगा कि वो गिर रहा है तो उसने तो हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अब जब उसने हाथ मारने शुरू किए तो उसके पर जो मौजूद थे वो खुल गए, और अब जब पर मारेगा, पर हिलाएगा तो फिर तो वो उड़ेगा। अब उसको हाथ पैर हिलाने से वो उड़ना शुरू हो गया। अब जब उड़ना शुरू हो गया तो उसको उड़ना आ गया। इस कहानी का नाम था फर्स्ट फ्लाइट। अब वो जो माँ उसके सामने बैठ के उसको मछली खिला रही थी, अगर वो बच्चा ये कहे कि मेरी अम्मी आप ही मुझे खिला दिया करें, अब वो माँ अगर उसको वाकई ही खिलाती ही रहे सारी जिंदगी, तो ये माँ की मोहब्बत नहीं है, माँ ने उस पर जुल्म किया है, क्योंकि उसने अल्टीमेटली तो उड़ना ही था। अब अगर उसको माँ कह रही उड़ो, नहीं उड़ा, तो माँ ने तो उसको फेंकना ही था नीचे। और चूंकि माँ को पता था कि उड़ने अच्छा, माँ ने उसके तो फ्रॉड नहीं किया था कि चलो उसकी मछलियां मैं खा लेती हूँ, ये तुम मरे ना यहां से। माँ को पता था कि वो जब नीचे गिरेगा तो उड़ने लग जाएगा। तो बेटा, ये जो आप अभी कैफ की क्लासेस पढ़ रहे हैं ना, इन कैफ की क्लासेस के अंदर आप इससे पहले एफएससी करके आए हैं, प्री मेडिकल करके आए हैं, प्री इंजीनियरिंग है, किसी ने आईकॉम किया होगा, ओए लेवल किया होगा, पता नहीं जिस भी इलाके से, जिस भी शहर से, जैसे भी स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, अब बहरहाल आप यहां पर आ गए हैं। वो बच्चे जो अपनी पहले की पढ़ाई को एक महरूमी बना के अपने ऊपर सवाल कर लेंगे, महरूमी, मैं प्री मेडिकल से आया हूं, मैं मेडिकल, मुझे पता नहीं अकाउंटिंग क्या होती है, या मैंने जहां पढ़ा था उर्दू मीडियम स्कूल था। अच्छा, मैं खुद उर्दू मीडियम का पढ़ा हूं, मैं उर्दू मीडियम से मैट्रिक किया हूं। तो आप लोग जब बच्चों इस चीज को अपनी महरूमी बना लेंगे ना, महरूमी, कि मैं एक बहुत पसमानदा इलाके से आया हूं और वहां पर इतनी अच्छी एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं थी, जब आप इसको अपनी महरूमी बनाना शुरू कर देंगे, फिर आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आपके पास आपकी महरूमी फौरन मौजूद होगी आपके फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए। जब तक अपनी महरूमियों को साथ ले, देखें हर इंसान एक गिवन इन्वायरमेंट में पैदा होता है, वो उनको रिसोर्सेज अल्लाह ने दिए होते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप यहां पहुंच गए। अब जब तक आप अपनी पुरानी शॉर्टकमिंग्स को लेके फिरते रहेंगे साथ साथ कि मेरी इंग्लिश की बेस अच्छी नहीं है, या ये जो मेडिकल मैंने बात की ना, मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, ये एक ऐसा जबरदस्त टूल होता है स्टूडेंट के पास कि उनको अकाउंटिंग पढ़ते हुए 10 साल भी हो जाते हैं, वो कहते हैं जी मेरी असल में बेस ठीक नहीं। भाई 10 साल से बेस बन रही है तुम्हारी, अब भी अगर मेडिकल की बेस को लेके चिमड़े रहेंगे तो बेटा फिर आपके लिए आगे मुश्किल हो जाएगी। तो आप जहां से आए, जिस मर्जी बैकग्राउंड से आए, अब आप आ गए हैं, अब करना है कि नहीं करना है, अब मेहनत करनी है या नहीं करनी है। तो मेरे बच्चों, अपनी इस महरूमी को तो वहीं छोड़ देना। अगर आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं कुछ आपकी स्कूलिंग के हवाले से, आपके कॉलेज के हवाले से, छोड़ दें उन चीजों को, कुछ नहीं होता। अब यहां पर सब बराबर हैं जिन्होंने मेहनत करनी है। अब आपने आर्टिकल्स में जाके, अभी चूंकि आपने आर्टिकल्स देखे नहीं इसलिए आपको आइडिया नहीं है वहां पर कितना ज्यादा आपको एक तरह से समझे फेंका जाएगा पहाड़ से नीचे, मतलब पहाड़ से नीचे नहीं फेंका जाएगा, लेकिन ये कि आपको एक एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है कि अब सीखो खुद ही। ये ऐसा होगा, आपको आर्टिकल्स में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको प्यार से बिठा के सिखाएंगे। आप पे काम पड़ेगा, आप करें, आप सीखें, खुद ही सीखें, जिससे पूछना है पूछें। ये होता है, और इंसान सीखता ही इनफैक्ट आर्टिकल्स में ऐसे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने कैफ वाला पीरियड एक बहुत ही ममोला बन के गुजारा होगा, उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे जाके। अब इसमें हम कैफ के टीचर्स आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको बड़ा करने की कोशिश कैसे करते हैं कि जैसे जब आप बिल्कुल पहले पेपर में थे, बिल्कुल पहला जो भी आपका पेपर होगा, वो चूंकि आपका पहला पेपर था तो आपके टीचर ने आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग की होगी। अब आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, टीचर्स आपकी स्पून फीडिंग थोड़ी कम कर देंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और साथ मौजूद होंगे, लेकिन थोड़ा सा बेटा जरा खुद आगे बढ़ो, ताकि कैफ खत्म करते करते तक आपका वो जो ममोलापन है वो खत्म हो चुका हो। अब ये टीचर नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद कोऑपरेट नहीं करेंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेशली मुझे ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप जो अकाउंटिंग पढ़ते थे, या अभी भी आप लोग FAR 2 अगर पढ़ रहे होंगे, ये जो अकाउंटिंग होती है ना, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनके सेट रूल्स हैं, इनको ऐसे फॉलो करना है। अगर आपको ये कह भी दिया जाए कि बच्चों बस ये रूल्स इनको फॉलो करना है, फॉलो कर करके प्रैक्टिस कर करके उसी तरह के सेट स्टेप्स आप पेपर में भी फॉलो कर लेंगे। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, ये एग्जैक्टली उस तरह से नहीं हो सकेगा। अब जब तक आप मेरे साथ देखें, मैंने आपको कुछ भी गाइड किए बगैर छोड़ देना हो, या तो आपको कहना हो कि जाओ खुद ही पढ़ो जो पढ़ना है, सवाल मुझसे आइंदा कोई ना पूछे, फिर तो आप अपने आप को अकेला महसूस करें। जब मैं यहां मौजूद हूं, आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, जो आप लोगों ने पूछना है मैंने उसका जवाब देना है। होमवर्क करके आएंगे, होमवर्क में डिस्कस करूंगा। मैंने इससे पहले जो 2 होमवर्क दिए डिस्कस नहीं किए क्या? किए हैं। यहां तक कि मैंने जो परसेंटेजेस जो आपने QM में सीखी होनी चाहिए थी, ये इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर, ये QM है, इसके लिए मैंने उस पर भी लगाई है ना पिछली क्लास। तो बेटा मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब आपको जिस चैलेंज के लिए फेंकूं, आप उसको फेस करने की कोशिश जरूर करें। अगर आप ये कह देंगे नहीं सर आप ही बताएं, तो बेटा आप में कमियां रह जाएंगी। मुझे कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने से पहले मैं सारा क्वेश्चन खुद प्रॉपर रीड करूं। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों इसका मतलब है कि ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। मैं कर दूं ऐसे, और आप में से कुछ चाहते भी होंगे कि मैं ऐसे करूं, लेकिन इसका आपको अंदाजा नहीं है कि क्या नुकसान होगा। इसलिए मैं आपको जब क्वेश्चन बताया करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन पढ़ें। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर मैं उस सवाल को स्टार्ट करने से पहले देखें, मैं फिर बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा था। अभी ऑफिशियली अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। मैं सवाल पूरा हाँ जी पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर उसके बाद मैं उस सवाल की एक समरी डिस्कस करूंगा कि सवाल में ये क्या था, इस सवाल में है क्या।
फिर उसकी एक अप्रोच डिस्कस करूंगा कि इसमें हमने करना क्या है, जो रिक्वायरमेंट से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। फिर सॉल्व करते हुए तो बहरहाल एक एक पॉइंट लेके चलना होगा। तो उस दौरान फिर मैं जब पॉइंट समझा रहा हूंगा तो मल्टीपल टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वो पूरा पूरा रीड कर रहा हूंगा। इस तरह से हम चल रहे होंगे। बस सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा कि आपको बिल्कुल शुरू में आपकी उंगली पकड़ के यहां रखूं, ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट फुल स्टॉप, ये नहीं कर रहा हूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा हूं कि मेरे बच्चों, खुदा के लिए थोड़ा पढ़ने की हिम्मत जरूर करके देखें। वो गलत डिमांड कर रहा हूं? आप मेरे से पढ़ने आए हैं, आपका भरोसा है, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों पे नहीं चलेंगे बेटे, तो फिर भरोसे का मैंने क्या करना है? मुझ पे ईमान लाना तो जन्नत में जाने की जमानत नहीं है। मतलब अगर आप मुझ पे ईमान ले आए हैं लेकिन मेरी बात नहीं माननी, तो फिर क्या, उससे मुझे क्या फायदा है? आपने मुझे फॉलो करना है। हां, अब जो जहां गिर रहा है, डगमगा रहा है, मैं हूं, उसको संभालूंगा। लेकिन बेटे हिम्मत आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। पिछली क्लास के बाद एक बच्चे की परेशानी थी, जो कि मुझे क्लास में कहनी इसलिए पड़ रही क्योंकि ये मल्टीपल लोगों की परेशानी हो सकती है, कि आप नोट्स प्रिंटेड दे दें। क्योंकि आप जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, या आप जो डिक्टेट करवा रहे हैं, या आप जो पॉइंट्स कहते हैं कि ये अपने अल्फाज में लिख लो, हमें इतना भरोसा नहीं हो पा रहा खुद पे कि हम जो लिख रहे हैं क्या हम वो सही लिख पा रहे होंगे कि नहीं लिख पा रहे होंगे। ये बात वो बच्चा होगा क्लास में, बेटा आपको मतलब मैं इसमें कुछ तजलील करना मकसद नहीं है, आपकी तरह से सोचने वाले, फिक्र वाले और बच्चे मौजूद होंगे इस क्लास के अंदर। आपको ये बात करने का मकसद ये था बेटा कि जरा अपनी इस वक्त थोड़ी सी हालत पे गौर करिएगा कि कुछ ज्यादा बेचारगी नहीं ले आ रहे तबीयत में आप, मतलब कुछ ज्यादा बेचारगी नहीं महसूस कर रहे हैं आप, कि आप सर खुद ही हमें प्रिंटेड नोट्स दे दें, क्योंकि हम लिखने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चों, ये कैसे आएगी अचानक कंफर्ट? बताएं, ये कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा? आप कब इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप जो लिखें आपको पता हो आपने क्या लिखा है? ये कब होगा? कोई एज का वो वक्त बता दें कि इस एज के बाद अचानक चेंज हो जाएगा, या आप बताएं नंबर ऑफ पेपर्स कितने पास कर लेंगे तो ये हो जाएगा। कब होगा ये? कोई खास दिन आएगा कि उस दिन के बाद ये क्वालिटी खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी? नहीं। तो आप बच्चों अभी से जब ये काम करना शुरू करेंगे ना, फिर बेहतरियां शुरू होंगी। आप में से जितने लोगों को बाइक चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती है, जब कभी किसी ने सिखाई होगी, साथ बैठ के ही सिखाई होगी। अब जब वो आपको सिखा चुका होगा तो उसने कहा होगा कि अब तुम अकेले चलाओगे। अगर आप ये कहते कि नहीं, साथ ही रहना है आपने हर वक्त, तो फिर आपको नहीं आती गाड़ी और बाइक चलानी। आप जब अकेले चलाएंगे तो शुरू में घबराहट हुई होगी। अगर किसी ने बाइक साइकिल सीखी हो ना, तो शुरू में बड़ी घबराहट होती है, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद एहसास होता है अच्छा नहीं मैं तो चला रहा हूं, फिर कॉन्फिडेंस एकदम से ऊपर चला जाता है। तो आप जब तक मेरे बच्चों इस चीज पे कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर भरोसा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि मैं भी लिख सकता हूं, तो वो भरोसा नहीं आ जाएगा अचानक। तो इसलिए आप लोगों को जो जिस तरीके से लेके चल रहा हूं वो आजमाया हुआ कामयाबी वाला ही तरीका है। बस आप लोग फॉलो करते जाएं, मानते जाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अर्से बाद के हाँ फायदा होने लग गया है। लेकिन अगर डरते रह जाएंगे, हिम्मत ही नहीं करेंगे। अच्छा, आपको अगर यह परेशानी होती होगी ना कि सर जो आप डिक्टेट करवा रहे हैं ना, उसकी इंग्लिश आप बोल तो देते हैं लेकिन हमें वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आती, पूछ लें, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। आप कहिए वर्ड आपने बोला इसकी स्पेलिंग समझ नहीं आई, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। कहिए मुझे भी स्पेलिंग्स नहीं आती, तो क्या मतलब मुझे इसमें क्या शर्मिंदगी है कि मुझे किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती? इस पे शर्मिंदगी वाली क्या बात है? ये तो आईकैप की तरफ से भी बाय रूल आपके जो अनलेस के फंक्शनल इंग्लिश का पेपर ना हो, बाकी पेपर्स आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स पे, इवन के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे नंबर नहीं कटेंगे। एज लॉन्ग एज सेंस कन्वे हो रही है आपको उसको मार्किंग मिलेगी। तो जब आईकैप इस चीज पे आपको पेनलाइज नहीं कर रहा, तो आप किस बात पे घबरा रहे हैं कि हमें लिखते हुए डर लग रहा है हम लिख ना पाए? ये डर कैसे खत्म होगा? लिखेंगे तो खत्म होगा। और एक बार सेशन एक बार चल जाए, थोड़ा सा टाइम गुजरना शुरू हो जाए, आप हो जाएंगे इसमें कंफर्टेबल। बस भरोसा करके चलिए, हो जाएंगे कंफर्टेबल। अगर किसी को बहुत ज्यादा मसला हुआ करे
तो वो ये किया करे कि लेक्चर के बाद मुझे आके रजिस्टर दिखा दिया करे, सर इसको जरा एक नजर मार दें, मैंने ठीक लिखा हुआ है। चले शुरू में बेशक ऐसे कर लिया करें, लेकिन बेटा मुझे खुद भी पता है कि मैं सारे नोट्स अगर लिखे हुए दे देता तो उसमें गलतियों के चांस बच जाते, लेकिन आपको पता नहीं इसके और क्या नुकसान होते। आप उनको पढ़ते ही ना, क्योंकि आप कहते हैं जो सर बता रहे हैं लिखा तो हुआ ही है, तो मैं अभी तो खैर बिजी हूं, मैं पढ़ तो लूंगा ही घर जाके, और ये पढ़ तो लूंगा ही, ये करते करते अगली अटेम्प्ट आ जानी थी। मैं पैदाइशी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं ये सारे आपके फेस से गुजरा हुआ हूं। टीचर जितने भी होते हैं वो स्टूडेंट लाइफ से गुजर के टीचर बने होते हैं, और उन्होंने जो भी तरीके बताए होते हैं कुछ अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के सीखे होते हैं। तो ये बोरिंग बातें कर रहा हूं यार, आप जमाइयां लेते हैं ना, इसका मतलब है बकवास बात कर रहा हूं। नो सर नहीं, जो ले रहा है वो यस थोड़ी बोलेगा, वो यस कहेगा यस सर मैं जमाइयां ले रहा हूं, वो तो ले रहा है जमाइयां, वो ले रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हम जो कि अब ऑफिशियली कॉस्ट के पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था उनमें जितने समझ आए उन पे सब्र शुक्र करें, उनको लेके आगे चले, बेहतरी होती जाएगी। वो कॉन्सेप्ट्स अब हल्की आंच पे पकते जाएंगे साथ साथ। और जो नोट्स, जिस तरह से मैं आपको लेक्चर नोट्स कहता हूं, आपका रजिस्टर आपके लिए कीमती तरीन असासा है, खुद मर जाना रजिस्टर नहीं फटना चाहिए। आपका एक कीमती तरीन असासा है, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो भी आपने लिखा हो, जो मैं आपसे कहूं कि अब ये बात लिखें वो मैं आपको अंग्रेजी में बता रहा हूं वो भी लिखना है। कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको इस वजह से अंग्रेजी में नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो अंग्रेजी में बता के उसका वो मतलब शायद आप एंड पे ना समझ सकें, तो मैं कहूंगा इसको अपने अल्फाज में जैसे मर्जी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो जैसे मर्जी लिख लें, वैसे लिखें जो कल आपको समझ आए। कुछ बातें ऐसी कर रहा हुआ करूंगा। 3 तरह की बातें जो आपके रजिस्टर पे लिखी जा रही हैं, जो मैं हर एक से रिक्वायर कर रहा हूं। जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो लिखें, अनलेस कि मैं खुद ही कह दूं कि ये चीज अभी ना लिखना, क्योंकि कई फिगर्स ऐसी होंगी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूंगा लेकिन उनमें आपके लिखने वाला कुछ खास होगा नहीं, उनसे मैंने कुछ समझाना होगा और समझाने के बाद फिर ऑफिशियली कुछ ना कुछ लिखवा देना होगा। तो जो बोर्ड पे लिखूं, अनलेस कि मैं मना ना करूं, वो आपने लिखना है। जो मैं खुद डिक्टेट करवाऊं कि ये लिखना है, वो अल्फाज लिखने हैं। और जो बातें मैं आपसे कहूं कि समझा दिया, समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा बताऊं, समझा 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 समझा, समझ आ गया, हाँ जी समझ आ गया, बस इससे पहले कि दिमाग से निकले अपने अल्फाज में लिख लें। ये 3 चीजें जो आपके रजिस्टर पे हर एक के पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई समझता है कि सर ने जो मिसाल दी थी उससे मुझे को और पॉइंट अच्छा क्लिक कर गया है, तो वो फिर आप खुद लिखना चाहें तो लिख लें। ये आपके टोटल लेक्चर नोट्स हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए। हिम्मत करने को तैयार हैं या छोड़ छाड़ के घर जाना चाहते हैं, अब्बू अम्मी मुझसे सीए नहीं हो रहा, बहुत डर लगता है, करना चाहते हैं क्या? आई क्या आपके शक्ल देखेगा, अच्छा ये तो बेचारा बहुत घबरा रहा है, तो उसमें पास कर देंगे? नहीं, एफर्ट आपको ही करनी पड़ेगी, और अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर सकते आप। ओके, चले एक कुछ पॉइंट्स ना ऑनलाइन वालों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो है ना वो, हाँ जी क्या हो गया? कोई काम की बात थी तो पहुंचा दिया करो यार, कोई नहीं, फिर समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहे। तो रिलैक्स रह के पढ़ना है, रिलैक्स रह के, अगर पढ़ना है तो पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। नहीं पढ़ना तो छोड़ें और जाएं, दूसरों को मायूस ना करें। पढ़ना चाहते हैं? कोई डर, घबराहट, परेशानी निकाल लें दिल से। मुश्किल है तो क्या हुआ, करना है। आपके लिए मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। और ये मैंने पहले दिन कहा था कि 2 अप्रोचेज हैं। मैं दूसरी वाली अप्रोच पे चलता हूं कि मैं आपको कहूंगा मुश्किल है, और उसमें मुश्किल सिर्फ इसलिए कहा जाएगा कि आप एक्टिव अलर्ट रहें, मेहनत करते रहें साथ साथ। हो सकता है इन द एंड आपको लगे कि नहीं सर ये तो इतना मुश्किल नहीं था। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि बच्चों बड़ा आसान है, मसला ही कोई नहीं है, हलवा है सब, और ऐसे बताते 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 चूंकि मुश्किल है
तो लग तो आपको पता जाना ही है। अच्छा, अगर मैं आसान आसान कह के चल रहा हूंगा तो उसका एक बड़ा नुकसान क्या होगा, जब मुश्किल आएगी तो आप इतने मायूस हो जाएंगे कि सर तो कह रहे थे आसान है और सबको आसान लग रहा है, तो मैं इतना ही फारिग हूं कि मुझे ये आसान चीज भी नहीं समझ आ रही, तो इससे आप और मायूस हो जाएंगे। तो मेरी अप्रोच ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल आपको कह के ही मैं चलूंगा, और ऐसा नहीं कि मैं उसको ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूं, बहरहाल एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और आपसे कोशिश चाह रहा हूं, बस यही चाहिए। हैं साथ? अच्छा, अब कुछ नसीहतें, यहां बैठे हुए लोग ना बोलें, सिर्फ मैं ऑनलाइन वालों के लिए कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये बातें 2-3 दफा कर चुका, लेकिन चूंकि आप देखते ही नहीं है ग्रुप, तो मैंने कहा चलो लेक्चर कभी ना कभी तो देख ही लेंगे, कोई ना कोई कभी ना कभी लेक्चर 6 तो देख ही लेगा। अब चाहे वो अक्टूबर में देखे चाहे नवंबर में देखे, कभी ना कभी तो जिंदगी में देख लेगा। हैं? असल में आपने सुना ही उनका है जिनसे नहीं होता, जिनका हो जाता उनसे सुनोगे तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी चुप, अभी आपकी बात नहीं होगी, अभी मैं कैमरे वालों से बात कर रहा हूं। अच्छा, कुछ बातों का ख्याल रख लो ऑनलाइन वाले बच्चों। मैं बार बार, ये क्या हो रहा है, अब ये बार बार मैं ऑनलाइन के ग्रुप में बात नहीं लिख रहा हूँ मैसेज आपको, जब भी कोई इस तरह की बात पूछेगा तो मैं बता दूंगा लेक्चर 6 सुन लो जाके, या बाकी में कोई हो तो वो कह दे लेक्चर 6 सुन ले जाके। आप इसको अभी अपने पास रजिस्टर पे लिख लेना, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ। एक बात तो ये कि ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये होता है जो फिजिकल बैठे हुए लोगों के पास नहीं होता, कि आप टीचर को ये बार बार नहीं कह सकते कि सर दोबारा बता दें। शर्मो शर्मी वो 2-3 दफा कह भी देगा तो उसके बाद नहीं कह सकेगा, उसके बाद अगर दोबारा सुनना है तो अगली अटेम्प्ट में आना पड़ेगा। लेकिन जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है वो एक ही बात को 500 दफा भी रिपीट कर सकता है, रिप्ले कर लें। तो जो आपको टीचर ने क्लास में बोर्ड पे एक्शंस के साथ बोल के समझाया है, अगर आपको वो समझ नहीं आया तो रिटर्न मैसेज पे कैसे समझा लूंगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चों से गुजारिश है कि अगर उनको कोई पॉइंट नहीं समझ आया होता तो बेटा वो लेक्चर रीप्ले कर लिया करें, और लेक्चर रीप्ले करके आप जरूरी नहीं पूरा 1.5 घंटा दोबारा सुने, आपने रजिस्टर पे लेक्चर नोट किया हुआ, आपको पता है कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया हुआ, तो आप सवाल पूछने से पहले जो समझ नहीं आया होता आप लेक्चर रीप्ले कर लिया करें। अगर कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप लेक्चर रीप्ले कर लिया करें। फिर इसके अलावा अगर, अच्छा कुछ सुकून से बैठ तो जाओ ना यार, बेशक आपके लिए बात नहीं कर रहा लेकिन मैं डिस्टर्ब होऊंगा इससे। अगर आप लोगों को लेक्चर के दौरान कोई सवाल आता है तो यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं वो तो उसी वक्त बीच लेक्चर में ही सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे होते हैं वो डायरेक्टली तो सवाल नहीं पूछ सकते। तो आप लोग ऐसा किया करें कि जिस लेक्चर में रिलेटेड को कंसर्न है आप पहले वो लेक्चर कंप्लीट होने दिया करें, उसके बाद टेक्स्ट करके पूछना है तो पूछें। जब आप टेक्स्ट करके लेक्चर के दौरान ही पूछ लेते हैं, वही बात 15 मिनट बाद मैंने ठीक कर दी होती है, बल्कि एट टाइम्स तो ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी कोई वैल्यू सवाल बोर्ड पे सॉल्व करते हुए कोई वैल्यू गलत लिखी गई, अब ऑनलाइन वाला वहीं रोकेगा, सर ये वैल्यू गलत है, सर ये वैल्यू गलत है। हो सकता है 10 मिनट बाद किसी ने यहां से बैठे हुए बता दी और मैंने मिटा के चेंज भी कर दी हो, लेकिन वो मैसेज चलते रहते हैं। जब जब जो स्टूडेंट देखता रहता है 15, 20, 25 दिन तक मैसेज आता रहता है, सर ये वैल्यू गलत लिखी हुई है। तो आप जब कोई लेक्चर देखें और उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पहले लेक्चर कंप्लीट होने दें, उसके बाद देखना कि मसला रह गया पूछने वाला कि नहीं रह गया। अगर आपकी क्वेरी रिलेट कर रही है करंट लेक्चर से तो पहले आप
लेक्चर को कंप्लीट होने दें, उसके बाद देखें मजीद पूछना है कि नहीं पूछना। और अगर आपकी क्वेरी रिलेट कर रही है होमवर्क से तो होमवर्क में कब डिस्कस करूंगा? नेक्स्ट क्लास में। तो फिर आप नेक्स्ट क्लास सुनने के बाद पूछिएगा। क्योंकि जो बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं होमवर्क, सर ये मैंने सवाल किया, ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है कि नहीं ठीक है, तो मैंने अगले दिन करना होता है होमवर्क डिस्कस। तो पहले आप अगला लेक्चर मुकम्मल सुन लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मजीद कुछ पूछना है कि नहीं पूछना। अच्छा जी, इसके अलावा एक मसला होगा ऑनलाइन वालों को कि जब वो लेक्चर बोर्ड पे लिखा हुआ नोट कर रहे होते हैं, तो मैं अगर मूव करूंगा तो कैमरा भी मूव करेगा। अब आपने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो नोट करना है, तो उसके लिए आप पॉज करें और लिखें। फिर एक और मसला ग्रुप में जो बड़ा ही शदीद किस्म का होता है कि वो आपस में एक दूसरे को जुगते मारने लग जाते हैं। या अगर कोई सवाल कोई स्टूडेंट पूछ ही लेता है, टीचर उसको कैसे हैंडल करता है, स्टूडेंट इसको डिफरेंट तरीके से परसीव करेगा, और कोई क्लास फेलो कैसे हैंडल करता है, डिफरेंट तरीके से परसीव करेगा। जैसे बाद औक़ात को स्टूडेंट्स ग्रुप में सवाल पूछ लेगा जो इंतहाई बोंगा सा सवाल होगा। अब वो मैं अगर उसको कोई थोड़े से मज़ाहिया तरीके में रिप्लाई करूंगा तो और मसला होगा, लेकिन जब बाकी क्लास फेलो उस पर जुगते मारने आ जाएंगे तो फिर और होगा। तो आप जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुगते मारने मत आया करें। आप लोग जरूर एक दूसरे को जवाब दें, पढ़ाई की, काम की बात, और जरूर पार्टिसिपेट करें। मैं सबके मैसेजेस देख रहा होता हूँ, जो सही जवाब दे रहा होता है उसको शाबाश भी दे देता हूँ, जो नहीं दे रहा होता मैं उसकी बात चेंज कर देता हूँ। तो आप आपस में जरूर डिस्कशन जरूर कर लिया करें, लेकिन आप ग्रुप के मैसेजेस देखते रहा करें। होता यह है कि जब जिस स्टूडेंट के जहन में कुछ सवाल आया, उसने सोचे समझे बगैर, इधर उधर देखे बगैर वो सवाल पूछ लिया, हालांकि अभी 2 मैसेजेस ऊपर वो सवाल किसी ने पूछा था। तो मैं पूरे सेशन में फिर ऐसे इशारे बनाता रहता हूं कि वो ऊपर जाके इसका जवाब देखो, मैंने ऊपर दिया था जवाब। तो आप लोग ग्रुप के मैसेजेस देखते रहा करें, कुछ भी पूछने से पहले ग्रुप देख लिया करें, कहीं ये सवाल पूछ तो नहीं लिया गया। ग्रुप मैसेजेस चेक करते रहा करें बिफोर। और एक लाल रंग से लिख के दे रहा हूं आपको, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप जो भी पूछना चाहते हैं वो आप लिख के पूछा करें, वॉइस मैसेज में मत पूछा करें। क्योंकि आप जब वॉइस मैसेज में पूछते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिखने की सुस्ती है कि आप कौन लिख के पूछे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आपकी ये परेशानी है कि आप लिख के अपनी बात नहीं समझा सकेंगे। तो अगर मुझे लिख के बात नहीं समझा सकेंगे तो पेपर मार्कर को कैसे समझाएंगे आप? पेपर में वॉइस मैसेजेस का ऑप्शन होता है। तो आप लोग लिख के पूछा करें। मल्टीपल रीजंस हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक बात है, जब मैं कह रहा हूं तो फॉलो ओबे कर लें। ओबे करना है तो फिर ओबे करना है इसके मल्टीपल रीजंस, बस है किसी वजह से जो मैं कह रहा हूं। तो आपने जो पूछना हो वॉइस मैसेज में मत पूछा करें, लिख के पूछा करें, इसमें बाकियों का भी बहुत भला हो जाता है। चले ये ऑनलाइन वाले जो है ना, इन नसीहतों को खास तौर पे पल्ले से बांध लें। और मैं जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा वो आपके कोर्स में रखा होगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा होता, वो आपके कोर्स में रखा होता है। और अगर कोई आपस में डॉक्यूमेंट शेयर करने हो तो ग्रुप के अंदर ना शेयर कर लिया करें। एक ही चीज है वो 500 दफा शेयर हो रही होती है,
एक स्टूडेंट आता है फलाना पेपर शेयर कर दो यार, वो यार जो है ना वो 10 और आ जाते हैं, वो शेयर कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद कहता है जी डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, फिर शेयर करने लग जाते हैं। तो अगर किसी ने डॉक्यूमेंट शेयर करना हो तो पर्सनल मैसेज में किया करें, ग्रुप में रश ना मचाया करें। चलें ठीक है जी। अच्छा, एक बार आईकैप की बुक आ जाए, आप सबसे बात हो रही है, अब सबसे हो रही है, एक दफा आईकैप की बुक आ जाए तो मैं ना आपको सिलेबस के ग्रेड्स मार्क्स समेत बताऊंगा, लेकिन वो मैं समराइज करके बताता हूं चैप्टर्स के रेफरेंस के साथ। तो जब तक आईकैप की बुक नहीं आती, चैप्टर के नंबर नहीं पता, तो इसलिए मैं अभी ग्रेड नहीं दे रहा, अभी बात जबानी चल रही है। पहली ग्रेड में एक चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और उम्मीद है कि बुक में चैप्टर 1 ही होगा। तकरीबन कंफर्म है कि आईकैप ने इसको अपनी बुक में चैप्टर 1 ही रखा होगा, इसलिए मैं इसको चैप्टर 1 कह देता हूं। अब मैं ऑफिशियली पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, अब जिन लोगों ने प्रॉपर इंट्रो पढ़ी हुई है, प्रॉपर, एक तो वो कॉम है ना जिनकी खबर आने के बाद, जिस तरह मैट्रिक एफएससी के साथ हो रहा था अभी पिछले साल 2 साल में, अब ये जो लोग पिछले साल 2 साल में मैट्रिक एफएससी करके निकले, ये खला रहेगा सारी जिंदगी। और इसी तरह से वो लोग जो इंट्रो और ई को छोड़ के खुशियां मना के निकले, ये खला रहेगा आगे। तो जिन लोगों ने प्रॉपर इंट्रो पढ़ी है तो उसमें इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कॉस्ट, एनआरवी, FIFO वेटेड एवरेज, डबल एंट्रीज भी पड़ी होंगी। जिन लोगों ने इंट्रो नहीं पढ़ी तो बहरहाल उनको भी जीने का हक तो है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँगा निकल जाओ क्लास से, वो भी चूंकि क्लास में बैठे हुए हैं तो पढ़ाना तो मैंने उनको सामने रख के। अच्छा, एक तो ये कि उनको सामने रख के पढ़ाना है, दूसरा ये कि जब एक चीज सिलेबस में प्रॉपर मौजूद है तो फिर मैं उसको जीरो से ही पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको ये चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन जीरो से ही पढ़ाने लगा हूं। कुछ लोगों को रिपीटिशन लगेगी तो वो फिर लगेगी तो लगेगी, है सिलेबस में तो है, तो मैं इसको जीरो से पढ़ाऊंगा। जिन लोगों ने इंट्रो में टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो ये महरूमी का शिकार मत रहिएगा, जो मेरे मुंह से बस एक वर्ड निकल गया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिवाइज करवा रहा हूं, तो वो फिर उसको रिवीजन ही समझते रहे कि सर तो फिर रिवाइज ही करा रहे हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जीरो से ही बता रहा हूं। जिन्होंने पढ़ी हुई है, बार बार पढ़ी हुई है, एक बार और पढ़ लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई मैं जीरो से ही पढ़ाने लगा। पहले भी कॉस्ट में ये मौजूद था, लेकिन इसकी टेस्टिंग ज्यादा नहीं थी, और टेस्टिंग ज्यादा ना होने की रीजन ये थी कि ये बच्चे इंट्रो में भी पढ़ के अच्छी तरह आए होते थे और FR1 में भी कहीं ना कहीं ये इसको हैंडल कर लेते थे। तो ये बेशक चैप्टर मौजूद था लेकिन इसकी टेस्टिंग को खास थी नहीं। और एक और वजह ये थी कि इससे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलेबस में थे, उनकी टेस्टिंग थी। अब उन और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से 2 निकल गए हुए हैं, एक बजटिंग जिसमें से तकरीबन कंफर्म सवाल आता था, और एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग जिसमें से कंफर्म सवाल आता था। ये 2 चैप्टर्स निकल गए, और 2 चैप्टर्स और थ्योरी वाले थे, रट्टे वाले, जिनमें से कोई 5-7 नंबर का सवाल आ जाता होता था। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के नाम से था और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से था। ये चारों चैप्टर्स कॉस्ट के सिलेबस से निकल गए। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैं नाम रिपीटर्स के लिए बता रहा हूं कि जिन्होंने पहले कॉस्ट पढ़ी हुई है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, और जिनको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं पता था, NPV IRR की बात कर रहा हूं, और बजटिंग। ये 4 चैप्टर जिनसे पेपर में तकरीबन को 25 से 30 मार्क्स टेस्ट हो जाते थे, ये कॉस्ट में से निकल गए। नए ऐड कोई नहीं। अच्छा, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा?
है। जब आप एक बेंच के ऊपर सुकड़ सुकड़ के बैठे हुए हैं और 2 लोग उठ जाएंगे तो क्या होगा? खुले होके बैठ जाएंगे ना। तो जिन चैप्टर से पहले सवाल कभी नहीं भी आते थे, अब उनको भी मौका मिल जाएगा। या पहले अगर जबरदस्ती 3 में से बस कोई 2 टॉपिक ही पूछ पाता था एग्जामिनर, तो अब तीनों पूछ लिया करेगा। इस वजह से अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि इसमें से सवाल हो सकता है अब रेगुलरली आ जाए। तो एक तो इंट्रो वालों ने अब इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा, दूसरा सिलेबस में बेशक ये पहले मौजूद था लेकिन इसकी टेस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं थी, तो ये मैं ऐसे फड़का के गुजर जाता था। बल्कि मैं जबानी पूछता था, हाँ भी पता है FIFO क्या होता है? जी पता है। NRB क्या होती है? ये लो हो गया चैप्टर। और इखलाकन 2 सवाल करा देता था। लेकिन अब इसको मैं इज्जत के साथ कर रहा हूं। ठीक है जी। अब हम ऑफिशियली कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, वो चूंकि बच्चे टीचर्स को नोट कर रहे होते हैं और कुछ जो इंस्पायर हो रहे होते हैं वो फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो चूंकि मुझे बात 2-3 बच्चे कह चुके, इसलिए मैं कैमरे में अर्ज कर देता हूँ। फिजिकल में बैठे हुए भी लोग कह चुके तो मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ। पानी बैठ के पीना ही सुन्नत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी में जितने अमाल हैं, जितनी सुन्नत कहते हैं जिसको, जितने अहकाम हैं, इनमें कुछ मामलात में, और आप सल्लल्लाहु से दीन आगे पहुंचा कैसे है? सहाबा के जरिए पहुंचा है। तो जिन मामलात में एक से ज़्यादा तरीके मौजूद हैं, उनमें फिर उलमा की तरफ से एक इसकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि पर्पज़ उम्मत की आसानी है। बैठ के पानी पीना, बिल्कुल बैठ के पानी पीना चाहिए, लेकिन कुछ हम में से ही लोग ऐसे होते हैं जो इसके लिए इतना सख्त स्टांस ले लेते हैं कि अगर कोई बैठ के पानी नहीं पी रहा तो वो गुनाह के दर्जे में चला जाएगा। देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि आप सब के मैंने अल्लाह के नबी को खड़े होकर पानी पीते देखा है। अब इसमें पॉइंट क्या है? आप लोग मुझे देखते हैं कि सर बातें तो दीन की करते हैं और खुद जो है वो इससे बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हाँ, गुनाहगार हम सारे हैं। दूसरी बात कि अगर आप जो कैमरे में हैं उनको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, मैं यहाँ जहाँ मौजूद हूँ, मैं इस वक्त कहाँ है जो बैठ के पानी पी सकता हूँ? तो कुछ अल्लाह के नबी ने जो हमें तरीके बताए हैं, उनमें से जिनमें बहुत सख्ती नहीं है तो उनमें उम्मत की आसानी है। अब जिसके लिए बैठने की गुंजाइश मौजूद हो वो जरूर बैठ के पानी पिए, लेकिन जिसको बैठने में मुशक्कत करनी पड़े उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं तुम बैठ के पानी पियो वरना गुनाहगार हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जहां मौजूद हूं वहां नहीं है मेरे पास बैठने की जगह। जब होती थी मैं बैठ के पानी, जहां होती है बैठ के पानी पीता हूं, जहां नहीं होती है नहीं बैठ के पानी पीता। तो चूंकि मल्टीपल बच्चों ने नोट किया और फिर कहा भी और वॉइस मैसेजेस में भी कहा, तो मैंने कहा चले मैं आपको जस्टिफिकेशन दे देता हूं। एक बिजनेस अगर ट्रेडिंग है तो उस ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री गुड्स होंगी। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? गुड्स खरीदता है और बेचता है। इन्वेंट्री कहते हैं वो आइटम्स जो उस वक्त मौजूद हैं। इनफैक्ट किसी भी वक्त जो चीजें मौजूद हैं वो इन्वेंट्री है। ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो गुड्स ही हैं जो खरीदने के लिए लाए थे और पड़ी हुई है, वो इन्वेंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास ये इन्वेंट्री 3 शक्लों में होती है।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो इन्वेंट्री है, ये मैं आपको पिछली क्लास में तीनों नाम बता चुका हुआ हूं। एक इन्वेंट्री होती है मटेरियल, एक इन्वेंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस, और एक इन्वेंट्री होती है फिनिश गुड्स। तो जो भी चीजें फिजिकली पड़ी हुई हैं फॉर ऑनवर्ड सेल या यूज, वो इन्वेंट्री है। इसमें कुछ बच्चे ये समझते हैं कि इन्वेंट्री वो होती है जो साल के एंड पे, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, वो ईयर एंड इन्वेंट्री होती है। आप किसी भी शॉप पे कभी भी कोई भी चीज खरीदने चले जाएं तो वो सारी शॉप खाली पड़ी होगी, तो जो कुछ भी वहां शॉप पे मौजूद है वो उसकी इन्वेंट्री है। तो जो चीजें मौजूद हैं वो इन्वेंट्री है। ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री सिर्फ गुड्स है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री ये सब है। इस चैप्टर में जो हम ज्यादा इस वक्त सीख रहे होंगे चीजें, वो इन पे और इन पे बात कर रहे होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें हम सीखेंगे जाके प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो इस चैप्टर में फोकस इन दो चीजों पे, मेनली इस पे होगा, लेकिन क्वेश्चंस की हद तक इस पे भी हो सकता है, ज्यादा इन दोनों पे होगा। हां, हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर ये भी बीच में आ रहा हो सकता है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में जाके पढ़ेंगे, ये चीज डिस्कस होगी प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है, ये वहां पढ़ेंगे जाके, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बाकी फिर हम इस चैप्टर में रॉ मटेरियल और गुड्स की बात कर रहे होंगे। हो सकता है ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल हो। और नाम से लग रहा है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, यानी हम यहां पर ये सीखने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इन्वेंट्री की वैल्यू लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? एक दुकान में चीजें फिजिकली मौजूद हैं, क्यों पड़ी नहीं है फिजिकली? यानी उनका वहां पड़े होना एक फिजिकल एक्टिविटी है कि बेचना है। उनकी वैल्यू जानना कब जरूरी होगा? जब कोई रिपोर्ट्स बनानी होंगी, जब कोई बैलेंस शीट बनाने का टाइम आएगा, तभी जरूरी होगी ना वैल्यू। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जानना हमें पीरियड एंड पे चाहिए होगा, ताकि हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये चीजें बना सके। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेन मकसद ही तब होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमें चाहिए ही तब होगी जब हमने कुछ रिपोर्ट्स या अकाउंट्स बनाने होंगे। हम बुक्स में इसकी क्या अमाउंट रख रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री की अमाउंट, चाहे इनमें से जो भी इन्वेंट्री हो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू लोअर ऑफ दो चीजें, क्या? कॉस्ट और एनआरवी। तो जो इन्वेंट्री हमारे पास साल के एंड पे मौजूद है, ईयर एंड इन्वेंट्री, अगर उसकी वैल्यू निकालनी हो तो वो होगी लोअर ऑफ उसकी कॉस्ट और एनआरवी। पहले करते हैं कॉस्ट की बात। ये मिटा दो। पहले कॉस्ट। कॉस्ट एक हिस्टोरिक चीज है, पास्ट चीज है। जैसे इन्वेंट्री क्या होती है? जो चीजें फिजिकली मौजूद हैं। अच्छा, अब वो हैं तो जहां है
वहां तक कैसे पहुंची। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग की रॉ मटेरियल हैं, तो जहां हैं वहां तक कैसे पहुंची, खरीद के। तो उनको यहां तक लाने के लिए जो जो खर्च हुआ था वो उसकी कॉस्ट है। और अगर वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो जहां तक पड़ी है वहां तक कैसे पहुंची। मैंने पूछा है कि अगर इन्वेंट्री ये है तो ये हम तक कैसे पहुंची है, खरीद के पहुंची है ना। तो इन चीजों की कॉस्ट है मेनली परचेज कॉस्ट, है ना। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स की बात हो रही है, ये पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो इनकी कॉस्ट तक पहुंचने में क्या क्या खर्च हो चुका। मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर और प्लस एफएच। और इन दोनों को, ये अभी मैं लिख तो रहा हूं, मेनली हम इस पे बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। इनको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो अगर इन्वेंट्री ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की बात हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल की बात हो रही है, तो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट सिर्फ खरीदने की कॉस्ट है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो उसकी कॉस्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। यानी ये है सही है, सही है। कहां पर, लेबर प्लस एफओएच। पिछली क्लास में यही तीन चीजें बताई है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। इनको मिला के, लेबर और एफओएच को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हम। अच्छा, असल में मल्टी कलर यूज करता हूं तो भूल जाता हूं। वो किसी ने कहा था ग्रीन मार्कर नहीं सही नजर आता, ये मैंने कन्वर्जन कॉस्ट लिखी हुई है, कन्वर्जन कॉस्ट। चलिए मैं कम ही यूज करूंगा ग्रीन। ये मैंने जो एरो लगाई है, मैंने क्या कहा है कि जो इनमें मटेरियल लगा है वो यही है ना, कि जितने का वो खरीदा था प्लस उसमें ये खर्चे भी ऐड हो गए, तो वो ये चीजों की कॉस्ट बन गई। तो इसके लिए भी ये चीज चाहिए और इनके लिए तो कॉस्ट है ही यही। तो पहले हम इसकी बात, परचेज कॉस्ट में क्या शामिल होता है ये बता दो। कि परचेज कॉस्ट में फिर क्या क्या शामिल है। बनाने को तो खैर लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन बातें बता रहा हूं। परचेज प्राइस तो है कि जितने का हम इसको खरीदेंगे, फिर इसमें अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है तो वो माइनस कर लेंगे। फिर इसमें अगर कोई नॉन रिफंडेबल, ये जरूरी बात है, नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल है तो फिर नहीं, टैक्सेस और ड्यूटीज।
इसके अलावा बाकी नाम लिखने की बजाय मैं आपको सिर्फ इतना कह देता हूं, ऑल अदर नेसेसरी कॉस्ट्स इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इसका मतलब होता है कि इन्वेंट्री जहां और जैसी हालत में है वहां तक पहुंचने के लिए जो जरूरी खर्चे थे, जैसे जहां से इन्वेंट्री खरीदी तो वो डोरेमोन के एनीवेयर डोर से हमारे स्टोर में पहुंच गई है, फिर लेके आना पड़ा है ना, लेके आना पड़ा है, उसको पोर्ट से क्लियर कराना पड़ा है, एजेंट के चार्जेस देने पड़े, ट्रक का खर्चा पड़ा, रास्ते की इंश्योरेंस करानी पड़ी, तो वो सारे खर्चे जो इन्वेंट्री को स्टोर तक पहुंचाने के लिए थे वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। बहुत कुछ लिखा हुआ है, कौन से वाले की बात कर रहे हो? प्लस और बता रहा हूं ना, ऑल अदर नेसेसरी कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग मतलब लेके आना द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कहां पर जी? देखें, मैंने कहा कि जो परचेज कॉस्ट है वो है कि जो चीज हमने खरीदी वो हमें कितने की कॉस्ट की, हमें वो सारा खर्चा जो खरीदने से लेके स्टोर में लाने तक लगा ये सब कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे ना, तो इसको कंपोनेंट्स कह दिया कि इसमें क्या क्या शामिल है। अब वो मैंने मिसालें लिखी हुई हैं कि जितने का खरीदा माइनस अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो, प्लस ड्यूटीज टैक्सेस और वो सारे खर्चे जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस जो रास्ते के लिए जरूरी थे कि बस किसी तरह स्टोर तक पहुंच जाए, वो सारे मिला के कॉस्ट है जी। क्या जी? मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वेंट्री की कैसे होगी? मैं पूछ रहा हूं ना कि स्टोर में चीजें पड़ी हैं बेचने के लिए, रॉ मटेरियल, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे होगी? पूछ रहा हूं ना मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस किस बात की? स्टोर में सब कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं, हाँ जी, फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज के तो कॉस्ट आ रही है ना। अच्छा, सवाल ये पूछा है कि हम आइटम्स खरीद के स्टोर में ले आए, अब उनको स्टोर में लाके अगर 2, 4, 5, 6 महीने रखे रहे तो उनको रखे रहने की कॉस्ट क्या परचेज कॉस्ट में शामिल है? क्या लगता है होनी चाहिए? परचेज कॉस्ट में नहीं। ये क्या कहा है? ब्रिंगिंग, नॉट कीपिंग होल्डिंग, नहीं ब्रिंगिंग। तो बस स्टोर में लाने तक का जो खर्चा है वो परचेज कॉस्ट। अब उसके बाद जो स्टोर में और खर्चे हो रहे हैं वो स्टोर करने की कॉस्ट है, वो परचेज कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी? यूनिट्स को क्या बना के क्या करने के लिए संबल करते हैं हम? क्यों करते हैं संबल को? तो वो तो भाई ये चीज है ना, ये वो तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ ना। मैंने तो अभी ये कहा है, जो बात आप कर रहे हैं वो तो मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो अभी नहीं गया हूं यहां पर। मैंने तो कहा है अभी हमने ट्रेडिंग बिजनेस है तो बस गुड्स ला के रखी है, और ट्रेडिंग बिजनेस होता ही वो है जो खरीदे हैं उसी हालत में बेच रहे हैं। और दूसरी मैंने बात की है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, रॉ मटेरियल। तो अभी तो बात है ही सिर्फ खरीदने की। जहां तक और सवाल, और कोई परेशानी कंफ्यूजन जी? एक बिजनेस का अपनी लोकेशन होती है ना जहाँ पे एक्चुअली बिजनेस कर रहे हो, तो वो इन्वेंट्री जो है ना ट्रेडिंग बिजनेस है, फिनिश गुड जाता है मतलब गंगावर में उस सेक्टर में बिजनेस है, उसके अंदर इन्वॉल्व ये चीज़ होता है कि मैं स्टोर जो करना है वो वाली कॉस्ट रहेगी, वो परचेज कॉस्ट में रहेगी। सवाल ये पूछा है कि ये जो कहा है कि चीजें लाने तक, तो कहां लाने तक? देखें, बिजनेस ने चीजें जहां जहां स्टोर करनी है वहां लाने तक।
इन्वेंट्री है ही क्या? स्टॉक। अच्छा स्टॉक क्या है? इन्वेंट्री। अच्छा इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक। क्या है इन्वेंट्री? जो चीजें फिजिकली मौजूद है। कहां मौजूद है? किसी स्टोर में मौजूद है ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए, अब चाहे वो हमारा कराची में स्टोर है, चाहे कोटा में स्टोर है, चाहे मियांवाली में स्टोर है, चाहे लाहौर में स्टोर है, जहां जहां स्टोर्स हैं, खरीद के वहां तक लाने में जो खर्चा है वो परचेज कॉस्ट। फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कौन सा? अच्छा बोलो। फाइनल डेस्टिनेशन, हाँ जी, हाँ। क्यों? क्या थक जाते हैं क्या? कराची में क्यों स्टोर करते हैं? अच्छा मैं आपके सवाल को ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। अच्छा ये जो दूसरे स्टूडेंट सवाल करते हैं ना, ये सुना करें और काम के होते हैं, सीखने को मिलता है। सवाल स्टूडेंट ने पूछा है कि स्टोर करने से मुराद, क्या पता हम स्टोर लाहौर में ही रखते हैं, हमारा स्टोर लाहौर में हो, लेकिन चीज़ें चूंकि इंपोर्ट होती हैं तो फिर पहले वो सामान उतरता होगा कराची में, और ट्रक पे लोड होने के लिए अगले दिन चूंकि होगा तो उस दिन हमें कहीं वहीं ठहराना पड़ता होगा। फिर उसके बाद ट्रक ड्राइवर जो है वो 4 दिन लेगा यहाँ पहुँचने में, तो दरमियान में उसने ट्रक थक के कहीं खड़ा करना होगा, तो वहाँ भी चीज़ें ठहर गई। हो सकता है चीज़ें ठंडी करने वाली थी, ख़राब ना हो जाए, तो शायद जहाँ जहाँ रुकते थे वहाँ पर कुछ ही कोल्ड स्टोरेज में जाके 2-4 घंटे के लिए चीज़ें रखवानी पड़ती थी, और फाइनली आखिरकार लाहौर पहुँच गए। ये पूछ रहे हो? तो वो जो रस्ते में रुक रहे थे वो सब है ना जरूरी पहुंचने के लिए, तो सारा खर्चा। टेम्परेचर कहां से आ गया? ठहर जा। तो यहां पहुंचने तक जितने जरूरी खर्चे हैं वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, अगर एक बिजनेस के स्टोर ही जगह जगह शहरों में हैं, तो जो जो चीज जहां तक पहुंची हुई वहां की इन्वेंट्री। हाँ जी, और कोई सवाल यहां तक? हाँ जी, अब बोले, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये जो मैंने यहां लिखा है ऑल अदर नेसेसरी कॉस्ट, अगर रास्ते में चलान हो गया ट्रक का तो वो ऐड होगा? नहीं होगा। कोई और जुर्माना पड़ गया? नहीं होगा। ये डेमरेज भी जुर्माना ही होता है, ये जुर्माना होता है। अगर हम लेट कर देना चीजें उठाने में तो जुर्माना पड़ता है, तो जुर्माने वगैरह, पेनल्टीज, ये सब कॉस्ट में ऐड होंगे? नहीं होंगे ऐड। सर अब नॉर्मल लॉसेस वगैरह वो हम मैनेज करेंगे परचेज की कॉस्ट में? ये थोड़ी जल्दी है, ये वर्ड्स एब नॉर्मल वगैरह थोड़ा सा जल्दी है, ये इसी चैप्टर में कुछ दिन बाद ले आऊंगा। चले यहां तक के लिए एक सवाल लिखें। फाइव थाउजेंड यूनिट्स ऑफ मटीरियल ए, 5000 यूनिट्स ऑफ मटीरियल ए were imported purchase price was 120 per unit, 120 per unit, 120 रुपए पर यूनिट। Following additional costs were incurred. अब फॉलोइंग में एक एक करके बता रहा हूं। 10%
रिफंडेबल सेल्स टैक्स 10% रिफंडेबल सेल्स टैक्स, %15 15% नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, 15% 15 नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1,50,000, ट्रांजिट इंश्योरेंस है जी, ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब रास्ते के लिए कुछ खतरात, उसके लिए इंश्योरेंस कराइए। ट्रांजिट इंश्योरेंस 2 लाख, मंथली सैलरी ऑफ स्टोर मैनेजर 25,000, वेयर हाउस रेंट 160,000 पर मंथ, 1,60,000 पर मंथ। क्या जी, रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको मैनेजर की सैलरी बताई है, स्टोर मैनेजर की ₹25,000 मंथली थी। फिर मैंने बताया वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस स्टोर को कहते हैं, ये बताया है 160,000 पर मंथ, 1,60,000 पर मंथ। आपसे रिक्वायर्ड है कि ये जो हमने 5,000 यूनिट्स खरीदे हैं इनकी पर यूनिट कॉस्ट बता दें, इन 5,000 यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट बता दें, बताएं, करें। मैंने कहा है ये जो 5,000 यूनिट्स खरीदे हैं इनकी पर यूनिट कॉस्ट बता दें। हाँ जी, जो खरीदने की प्राइस थी वो तो है ही है
कितनी थी? 120। ये तो है ही है। इसके अलावा क्या क्या शामिल करूं? जो नॉन रिफंडेबल ड्यूटी है कितनी? बल्कि वो भी मैं इसी में एज इट इज ऐड कर सकता हूँ। कितनी बनी वो? इसका 15%, 120 का 15%, 18। जी जी, मैंने पर यूनिट नहीं कहा, पर यूनिट ही कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, और क्या है? अच्छा, अब जो बाकी चीजें हैं वो चूंकि टोटल है तो उनको फिर ऐसे कर लेते हैं। क्या क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कितनी है? 150,000। और ट्रांजिट इंश्योरेंस है कितनी? 2 लाख। और बस, बाकियों को नहीं करना, वो खरीद के लाने के खर्चे नहीं है। 3। और ये कितने यूनिट्स के लिए है? तो इसको पर यूनिट करना है तो क्या करूं? कितना हो गया? 70। जी, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है, रास्ता तो उतना ही रहेगा, तो ये मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं होगी? अच्छा, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल वाली बात छोड़ दें। नहीं मतलब सर, इसको पर यूनिट तो नहीं करेंगे, ये 1.5 लाख ही रहेगा। पर यूनिट कॉस्ट मैंने कहीं निकालने के लिए फिक्स्ड वेरिएबल चीज़ों को छोड़ दें। अभी जब जहां जितना इस्तेमाल लाना होगा वो ले आऊंगा। अभी वेरिएबल फिक्स को फिलहाल भूल जाएं। जो हमने चीज खरीदी ये उसकी कॉस्ट है। फिक्स्ड और वेरिएबल के वर्ड को फिलहाल छोड़ दें जब तक मैं खुद उनको इंट्रोड्यूस दोबारा नहीं करा देता। इस कैलकुलेशन में और कोई एतराज? रिफंडेबल माइनस? कहां से माइनस करूं? अच्छा, मैंने इसमें रिफंडेबल को माइनस नहीं किया। देखें, आपको जो डाटा दिया हुआ है अगर उसमें सब शामिल है तो रिफंडेबल उसमें से माइनस कर दें। ये तो हम खुद एक एक चीज ऐड कर रहे हैं, तो नॉन रिफंडेबल ऐड कर दिया, रिफंडेबल को ऐड नहीं करेंगे। क्यों? इस सब में वो कहाँ है? इस सब में जो चीजें हमने ला के अब स्टोर में रखे रहनी है, तो स्टोर का कॉस्ट भी इसमें ऐड होनी चाहिए, रेंट वगैरह होनी चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो अगर होनी चाहिए। मैंने पूछा ये है कि जो वेयर हाउस का रेंट है, क्या ये भी इसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? नहीं? क्यों नहीं? देखें, हम कह रहे हैं कि स्टोर में लाने तक जो चीज हमने खरीदी उसको लेके आने तक जो खर्चा है वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। अब चाहे वो स्टोर में 2 महीने पड़ा रहे, 2 साल पड़ा रहे, 20 साल पड़ा रहे, वो स्टोर का खर्चा एक अलग मसला है। उस आइटम की हमें कॉस्ट क्या पड़ी जो खरीद के लेके आए थे। ये नहीं, इससे नहीं बात क्लियर नहीं हुई, मैं नहीं समझा सका बात। ब्रिंगिंग नहीं, तो वेयर हाउस कॉस्ट नहीं आनी है इसमें। ओके, हाँ जी। अच्छा, अगर
शौकिया नहीं कराई भाई, इंश्योरेंस जरूरत होती होगी तो कराते होंगे ना, ट्रांजिट इंश्योरेंस जरूरी है। वो तो फिर कहेंगे हम ट्रक ना करें, कंधों पे उठा के ले आए तो ट्रक फालतू में कर लिया। जरूरत होती होगी तो इंश्योरेंस कराइए ना। जरूरी से मुराद ये है कि अगर कोई पेनल्टी वगैरह पड़ रही है तो फिर लेके आते हुए हमें इलीगल काम तो नहीं ना जरूरी होते, लेकिन लेके आना है, जो रास्ते का किराया है वो तो पड़ना है ना। तो रास्ते में यकीनन को मसले होते होंगे, तभी ट्रांजिट की इंश्योरेंस कराते होंगे, तो वो जरूरी खर्चा है। ओके अच्छा, अब आप जो कॉपियर से नोट्स लेते जाएं और उसमें से क्वेश्चन 1 कल किया हो आपने, और ऑनलाइन वालों के लिए ये मैं चैप्टर आपके कोर्स में रख रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन 1 आपने कल किया हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।